Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. Welcome to my educational channel Dr. Mamta's Educational Flex. In this video, we will discuss about our non-trading concerns. Friends, non-trading concerns are also known as non-business organizations या फिर इसे non-profit organization के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, तो ये सोशल वर्क से रिलेटेड होने वाली कंसर्न्स होते हैं। तो ये जो कंसर्न्स है वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर काम करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है, अगर इकोनॉमिक टर्म्स में हम अगर बात करते हैं तो ये कंसर्न्स जो है, जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के नाम से जाने जाते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो एम होता है वो एम होता है कि उनके सर्विसेज सोसाइटी तक उनको पहुंचाने होते हैं और उन प्रोसीजर में उन्हें जो कुछ भी रेवेन्यू मिलता है या फिर उन्हें जो कुछ भी प्रॉफिट आता है, तो वो वाली चीज़ का वो लोग उनका सोशल जो वर्किंग है वो सोशल वर्किंग प्रमोट करने में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उन्हें जो मिलने वाला रेवेन्यू है वो रेवेन्यू किसी भी तरह से उनके शेयर होल्डर्स को या फिर उनके मेंबर्स को या फिर उनके लीडर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। जैसे कि इन कंसर्न्स का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन्हें सोसाइटी के लिए, इन्हें समाज के लिए कुछ काम करना है। अब ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स जो होते हैं वो कंसर्न्स टैक्स फ्री कंसर्न्स होते हैं या फिर ऐसे कहा जाता है कि ये चैरिटेबल जो ट्रस्ट होते हैं वो सब कुछ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स जो है वो टैक्स पे नहीं करते हैं। अब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स कौन से होते हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि विच आर द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। अब जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब है, कोई एजुकेशन सोसाइटी है, पब्लिक लाइब्रेरी है, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है या फिर मंदिर्स है और ऐसे सोशल काम करने वाले जो कोई भी ट्रस्ट होते हैं, तो इन सब का जिक्र हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हमें पता है, हाँ, ये भी एक्टिविटीज करता है और जैसे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कंसर्न है, तो हमें इसकी अकाउंटिंग करना भी जरूरी है। अब इसकी अकाउंटिंग जब हम लोग करेंगे तो इसकी अकाउंटिंग करने के लिए हम लोगों को भी कुछ बुक्स रिकॉर्ड्स करने होंगे या फिर कुछ स्टेटमेंट्स बनाने होंगे। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है हमारी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आखिरी में हमारे जो बैलेंस शीट होगी वो बैलेंस शीट हम लोग उसमें हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेंगे। तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना उतना ही ज़रूरी है दोस्तों, जितना कि हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट साइड रिसीट साइड है और सेकेंड साइड पेमेंट साइड दी हुई है। तो मैं वन बाय वन एक एक साइड आपको बताऊंगी। रिसीट साइड में आप देख सकते हैं कि हमने कुछ बैलेंसेस लिखे हुए हैं, कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत जो होती है वो बैलेंस से होती है। तो पहला अपना जो हेड आएगा वो रहेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है। फिर आएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्योंकि ये रिसीट्स है तो ये रिसीट साइड में आएंगे। फिर सब्सक्रिप्शन, हमारा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर चलता है क्योंकि इसमें हम लोगों के पास कैपिटल नहीं होता है। तो फिर सब्सक्रिप्शन जो आता है तो उसके अंदर जो अमाउंट हमें मिलेगी उसी से हम लोग जो है हमारा वर्किंग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का चलाते हैं। फिर जनरल डोनेशंस, अगर कोई डोनेशन हमें देता है तो वो हमारे लिए रिसीट होता है, तो वो रिसीट साइड में रखा जाता है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्पोर्ट्स, interest on fixed investments, locker rent, sales of scrap received from charity, miscellaneous receipts, sale of investments, sale of fixed assets, life membership fees, entrance fees, ये सब आइटम्स जो है वो रिसीट के हैं कि जिनमें हमें हमारी रिसीट मिलती है या फिर जिनमें हमारे पास पैसे आते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सब हेड्स जो है वो हम लोग रिसीट की साइड में लिखेंगे और हम लोग जो खर्च करते हैं या फिर हम लोग जहाँ जहाँ पेमेंट्स देते हैं तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को पेमेंट कॉलम में लिखनी है।
तो पेमेंट कॉलम में हम लोग लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस। जैसे कि हम लोगों को पता है जनरली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कुछ भी एक्सपेंडिचर करते थे वैसे ही सभी एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी हम लोग हमें फिर से देखने मिलते हैं। तो हमारे जो कुछ भी एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के रिलेटेड, वो सारे एक्सपेंडिचर हमको यहाँ पर लिखने हैं। एंटरटेनमेंट, ऑडिट फीस, ऑनरारियम, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, परचेस ऑफ एसेट, परचेस ऑफ बुक्स, कोई भी हो, और इस तरह से हम लोगों को लिखना है। अब रिसीट एंड पेमेंट साइड का जो एंड होता है, यानी कि हमको लिखना पड़ता है वहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन। तो वो जो बैलेंस कैरिड डाउन होता है वो होता है कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक का। जैसे कि हमने शुरुआत की थी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बैलेंस ब्रॉट डाउन से, जहाँ पे हमने कैश इन हैंड का बैलेंस और कैश एट बैंक का बैलेंस लिखा था, उसी तरह से हम लोगों का एंड होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस कैरिड डाउन से, जहाँ पर हम लोग कैश और बैंक बैलेंस लिखेंगे। इस तरह से हम लोग हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार कर सकते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में कुछ चीजें हम लोगों को पता होनी जरूरी है, जैसे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम लोग उसे बनाते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें हमारे जो इम्पोर्टेंट और डिजायर हेड्स है जो कि हमारे कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, उन सब की समरी बताता है। अब जैसे कि ये अकाउंट सिर्फ समरी बताता है हमारे कैश ट्रांजैक्शंस की, तो हमारे जो डिटेल है बाकी ट्रांजैक्शंस के वो सारे हमें कैश बुक में देखने मिलेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो शुरू और एंड बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस के साथ ही होता है। मतलब इसके शुरू में भी एक बैलेंस होता है और इसके एंड में भी एक बैलेंस होता है। जनरली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो डेबिट बैलेंस शो करता है। इन केस क्रेडिट बैलेंस होगा तो वहां पर हमें बैंक ओवरड्राफ्ट लिखना होता है। फिर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम किसी भी तरह का प्रॉफिट या किसी भी तरह का लॉस डिस्क्लोज नहीं करते हैं। आउटस्टैंडिंग आइटम्स जो होते हैं वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। और रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है उसमें करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर्स हर ईयर की जानकारी हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखने मिल सकती है। तो ये है कुछ हाईलाइटेड बातें हमारी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेटमेंट के साथ, जो कि है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे साल का इनकम और एक्सपेंडिचर की समरी बताता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जैसा ही होता है। मतलब उसका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। बस फर्क इतना है कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन होता है और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्रॉफिट कंसर्न्स जो होते हैं वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। इसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में लिखे जाते हैं और जो इनकम्स होती है वो क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड में लिखी जाती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ही लिखा जाता है और वो भी ओनली ऑन एक्रूअल बेसिस। और इस अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। चलिए अब जानते हैं डिफरेंस हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में और हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग कैश अकाउंट होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो लाइकवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह काम करता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सारी रिसीट डेबिट साइड को लिखी जाती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस जो है वो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं।
सारे पेमेंट्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में लिखे जाते हैं, जबकि सारी इनकम जो है वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। ओपनिंग बैलेंस कैश का जो है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शुरुआत में लिखा जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कोई भी ओपनिंग बैलेंस पहले लिखा नहीं जाता है। बैलेंस जो आखिरी में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है वो होता है हमारा क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक बैलेंस, और बैलेंस जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एट द एंड दिखाता है वो होता है हमारा इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं मेंटेन किया जाता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सभी रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स रिकॉर्ड होती है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स ही रिकॉर्ड होती है। यहाँ पर कैपिटल रिसीट्स हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सभी रिसीट्स और पेमेंट जो है वो फिनेंशियल ईयर से रिलेट होते हैं, जबकि सभी फिनेंशियल ईयर से रिलेट होते हैं प्रीवियस ईयर से या फिर सब्सिक्वेंट ईयर या फिर करंट ईयर से, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के जो भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उन्हीं को मद्देनजर रखते हैं। अब डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स ऐसे जो आइटम्स है वो हमारी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते, जबकि ये सारे आइटम्स हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम मेंटेन करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट की तरह होता है और ये हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाता है। इन केस अगर वहां पर क्रेडिट बैलेंस आता है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस दिखाता है या फिर क्रेडिट बैलेंस दिखाता है तो वो अकॉर्डिंगली प्रॉफिट और लॉस के बैलेंसेस होते हैं। तो डेबिट बैलेंस होगा तो वो हमारा प्रॉफिट होगा और क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो हमारा लॉस होगा। अब हमारी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाया है। अब इसमें हम लोग हमारी बैलेंस शीट भी मेंटेन करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट जो होता है हमारा, तो वो बैलेंस शीट हमारी सबसे पहले जनरल फंड या कैपिटल फंड से शुरू होती है। अब इस कैपिटल फंड में हम लोगों को हमारा जो सरप्लस आया है, अभी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में प्रॉफिट और लॉस ऐसे टर्म्स यूज नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग टर्म्स यूज करते हैं सरप्लस और डेफिसिट। तो हमारा जो सरप्लस आता है तो वो हम लोगों को हमारी कैपिटल फंड में ऐड करना होता है, और अगर हमारा कोई डेफिसिट होता है तो वो हमें वहां से माइनस करना होता है। हमारा जो जनरल फंड है वो जनरल फंड और कैपिटल फंड जो है वो कैपिटल फंड हमारी सब्सक्रिप्शन से या फिर हमारी कुछ मेंबरशिप फीस से हमें मिलता है। तो इस तरह से हम लोग हमारा बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम लोग हमारे सारे अमाउंट्स लिख देते हैं, जिसमें लाइफ मेंबरशिप फीस होती है या फिर कोई डोनेशंस अगर दिए होंगे और वो डोनेशंस हमें कैपिटल फंड में इस्तेमाल करने हैं तो उसका भी हम जिक्र वहाँ पर कर लेते हैं। तो ये हमारी बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट के कुछ हाईलाइटेड टर्म्स है जो मैं आपको वन बाय वन बताना चाहूंगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डोनेशंस की। अब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स को डोनेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो कामकाजी लाइफ होती है वो इन्हीं डोनेशंस पर चलती है। तो ये जो डोनेशंस होते हैं, ये डोनेशन उनके लिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है। तो डोनेशन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरा होता है जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन वो डोनेशन होता है जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए या फिर किसी स्पेशल चीज के लिए दिया गया होता है। ये वाले जो डोनेशन होते हैं इनकी अमाउंट हमें उस काम के लिए ही यूज करनी होती है और ये अमाउंट हम लोग दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते, इसी के लिए उसे नाम भी दिया गया है स्पेसिफिक डोनेशन। और दूसरा जो टाइप है वो है जनरल डोनेशंस, जिसमें हमें पता है कि जनरल डोनेशंस जो रहते हैं वो जनरली किसी भी चीज़ के लिए यूज किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई डोनेशन देता है तो डोनेशन देते वक्त उसे स्पेसिफाई करके नहीं देता, और जनरल डोनेशन देता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी काम के लिए हम लोग ये वाला डोनेशन यूज कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं जनरल डोनेशन। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा लीगेसी। लीगेसी इसे कहा जाता है जो कि एज पर पर्सन्स विल जो अमाउंट हमें मिलती है उसे हम लीगेसी कहते हैं।
ये लीगेसी भी डोनेशन के जैसे ही ट्रीट की जाती है। मतलब जैसे कोई डोनेशन देता है वैसे ही कोई इंसान अगर अपनी इच्छा हो और अपनी मर्जी के अनुसार अगर कुछ देना चाहे तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है। अपनी विलिंगनेस को मद्देनजर रखते हुए उसने अगर कुछ दिया है तो उसे हम लोग लीगेसी कहते हैं। लीगेसी जो होता है वो नॉन रिकरिंग होता है और इसके लिए वो एक कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट किया जाता है। और ये जो होता है वो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के हम लोग मेंटेन कर सकते हैं और इसे हम लोग इनकम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये लीगेसी जो है वो हमें हमारी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में देखने को मिलता है। अब अगला जो आइटम है वो हमें काफी बार देखने को मिलता है हमारी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, वो है हमारी एंट्रेंस फीस। अब हमारा जो क्लब होता है या सोसाइटी होता है, यूजुअली वो क्लब और सोसाइटी एंट्रेंस फीस चार्ज करती है ताकि वो वाली जो फीस होती है वो फीस उनके उनके डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए काम आ सकती है। तो एंट्रेंस फीस जो होता है ये रिकरिंग इनकम है जो कि हर साल आप ले सकते हो और जैसे भी मेंबर्स आपके पास ऐड होते जाएंगे उन मेंबर्स से आप ये वाली फीस ले सकते हो। उसी तरह से हमारा अगला आइटम है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस एक इंसान से हम लोग सिर्फ एक टाइम ले सकते हैं, इसके लिए उसका नाम रखा गया है लाइफ मेंबरशिप फीस। इसका मतलब है कि जो एक पर्सन है वो अगर हमारी इंस्टीट्यूट का मेंबर बनता है और अगर उनसे हम लोग लाइफ मेंबरशिप फीस लेते हैं तो उनसे हम लोग कोई भी दूसरी मेंबरशिप फीस नहीं ले सकते। अब लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हमें देखने मिलती है या फिर हम लोग लायबिलिटी साइड में उसे मेंटेन करते हैं। नॉर्मल जो सब्सक्रिप्शन होते हैं हमारे मेंबर्स के, वो सब्सक्रिप्शन हम लोग हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं और हमारे इनकम एंड बैलेंस शीट में भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हमारे फॉलोइंग ईयर्स में। और हमारे जो मेंबर्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उन मेंबर्स के एवरेज लाइफ के बेसिस पर हम लोग वो जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर देते हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को और बाकी की हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं हमारी फॉलोइंग ईयर्स के लिए। देन हमारा अगला जो टर्म है हमारी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स को लेकर वो है हमारा सेल ऑफ स्क्रैप और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब विदाउट एनी डिस्प्यूट अगर हम लोग हमारी सेल करते हैं, हमारा कुछ स्क्रैप पड़ा हुआ है या फिर हमारे कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर से वो हमें सेल करने हैं, तो ये जो सेलिंग है उसे हम लोग रिकरिंग इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। और ये जो रिकरिंग इनकम है ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड की क्रेडिट साइड में हम लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये सेल है तो पैसे आएंगे तो वो इनकम साइड में रिकॉर्ड होंगे। और हमारा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हमारी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स का मेजर सोर्स होता है इनकम का। बिकॉज सब्सक्रिप्शन जब हमें मिलते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन हमें हमारी क्लब के या हमारी इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स से मिलते हैं। हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे एक्चुअल सब्सक्रिप्शंस जो हमें मिलते हैं ड्यूरिंग हमारे करंट ईयर वो सब हम लोग वहाँ पर लिखते हैं और हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन मेंटेन भी करते हैं। अब एडजस्टमेंट हमारे सब्सक्रिप्शन को लेकर जो होते हैं वो करंट ईयर के एडजस्टमेंट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और उसकी इफेक्ट्स होती है हमारी बैलेंस शीट के ऊपर भी। तो दोस्तों ये थी कुछ टर्म्स जो हमारी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स करने के लिए हमें यूजफुल होती है या फिर हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो दोस्तों हमारे जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, उनका एक मेन इंटेंशन होता है कि उन्हें सोसाइटी के लिए काम करना होता है या फिर सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, तो उसके लिए वो लोग काम करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स अच्छे से समझा चुका होगा। अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी जानना चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें
और देखते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करें। थैंक यू।